जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की जीवन लीला समाप्त की, वह इतिहास में पुष्यमित्र के नाम से विख्यात है। उसने जिस नवीन राजवंश की स्थापना की वह श्रृंग नाम से जाना जाता है। शुंगों का इतिहास हम साहित्य तथा पुरातत्व दोनों की सहायता से आज जानेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं साहित्य के हिसाब से क्या था पुष्यमित्र शुंग के वंश का इतिहास। पुराणों में मत्स्य, वायु तथा ब्रह्मांड विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पुराणों से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक था। पार्जिटर मत्स्य पुराण के विवरण को प्रमाणिक मानते हैं और इसके अनुसार पुष्यमित्र ने 36 वर्षों तक राज किया था। हर्षचरित, इसकी रचना महाकवि बाणभट्ट ने की थी। इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य नरेश बृहद्रथ की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। हर्षचरित उसे अनार्य या निम्न उत्पत्ति का बताता है। पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। उनके महाभाष्य में यवन आक्रमण की भी चर्चा हुई है, जिसमें बताया गया है कि यवनों ने साकेत तथा माध्यमिका को रौंद डाला था। गार्गी संहिता, यह एक ज्योतिष ग्रंथ है और इसके युग पुराण खंड में यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है, जहां बताया गया है कि यवन आक्रांता साकेत, पांचाल, मथुरा को जीतते हुए पाटलिपुत्र के निकट पहुंच जाएंगे। मालविकाग्निमित्र, यह महाकवि कालिदास का नाटक ग्रंथ है। इससे शुंगकालीन राजनैतिक गतिविधियों का ज्ञान प्राप्त होता है। पता चलता है कि पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र विदिशा का राज्यपाल था तथा उसे विदर्भ को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। कालिदास यवन आक्रमण का भी उल्लेख करते हैं, जिसके अनुसार अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र ने सिंधु सरिता के दाहिने किनारे पर यवनों को पराजित किया था। थेरावली, इसकी रचना जैन लेखक मेरुतुंग ने किया था। इस ग्रंथ में उज्जैनी के शासक की वंशावली दी गई है। यहाँ पुष्यमित्र का भी उल्लेख मिलता है तथा बताया गया है कि उसने 30 वर्षों तक राज्य किया था। मेरुतुंग का समय 14वीं सदी का है और इसीलिए उनका दिया गया विवरण विश्वसनीय तो नहीं लगता। हरिवंश, इस ग्रंथ में पुष्यमित्र की ओर परोक्ष रूप से संकेत किया गया है। तदनुसार उसे अचानक उठने वाला कहा गया, जिसे कलयुग के चीरकाल से पर्यक्त होकर अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया था। इससे व्यक्ति को सेनानी तथा काश्यप गोत्रीय ब्राह्मण भी कहा गया है। केपी जायसवाल इसकी पहचान पुष्यमित्र शुंग से ही करते हैं। दिव्य वदान, यह एक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें पुष्यमित्र को मौर्य वंश का अंतिम शासक बताया गया है तथा उसका चित्रण बौद्ध धर्म के संहारक के रूप में हुआ, लेकिन ये विवरण भी विश्वसनीय तो नहीं लगता। अब जानते हैं पुरातत्व के हिसाब से कैसा था पुष्यमित्र शुंग का वंश। अयोध्या का लेख, यह पुष्यमित्र के अयोध्या के राज्यपाल धनदेव का लेख है और इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र ने अपने 2 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। बेशनगर का लेख, यह यवन राजदूत हेलिडोरस का तथा गरुड़ स्तंभ के ऊपर खुदा हुआ लेख है। इससे मध्य भारत के भागवत धर्म की लोकप्रियता भी सूचित होती है। भरहुत का लेख, यह भरहुत स्तूप की एक वेष्टिनी पर खुदा हुआ मिलता है। इससे पता चलता है कि यह स्तूप शुंगकालीन रचना है। उपर्युक्त लेखों में अतिरिक्त सांची, बेसनगर, बोधगया आदि के प्राप्त स्तूप एवं स्मारक शुंगकालीन कला एवं स्थापत्य की उत्कृष्टता का ज्ञान कराते हैं। शुंग काल की कुछ मुद्राएं कौसाम्बी, अयोध्या, अहिक्षत्र तथा मथुरा से भी प्राप्त हुई है, जिससे भी तत्कालीन इतिहास पर कुछ न कुछ प्रकाश तो जरूर ही पड़ता है। शुंग वंश के राजाओं के नामों के अंत में मित्र शब्द का जुड़ा देखकर महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने यह मत दिया था कि वे वस्तुतः पारसिक थे तथा सूर्य के उपासक थे, परंतु भारतीय साक्ष्यों में आलोक में यह मत सर्वथा त्याज्य है। हर्षचरित में पुष्यमित्र को अनार्य कहा गया है। कुछ विद्वान इस आधार पर शुंगों को निम्न जातीय भी कहते हैं, किंतु यह मान्यता उचित नहीं। वस्तुतः वान में पुष्यमित्र के कार्य को निंदनीय माना गया है, जिस कारण उसे अनार्य कहा जाता है। उसका यह संबोधन जाति का सूचक नहीं माना जा सकता। दिव्यावदान शुंगों को मौर्यों से संबंध करता है। इस आधार पर कुछ लोग शुंग कुल को भी क्षत्रिय मानने के पक्षधर हैं, किंतु दिव्यवदान का कथन ऐतिहासिकता से परे है। भारतीय साहित्य शुंगों को ब्राह्मण मानता है और पुराण पुष्यमित्र को शुंग कहते हैं। शुंग वंश को महर्षि पाणिनि ने भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया है। मालविकाग्निमित्र ने पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र को बैम्बिक कुल से संबंधित बताया है। बौद्धायन शोध सूत्र से पता चलता है कि बैम्बिक काश्यप गोत्र के ब्राह्मण थे। इस प्रकार चाहे पुष्यमित्र शुंग रहा हो या बैम्बिक, वह स्पष्टतः ब्राह्मण जाति का ही था। तारानाथ ने भी उसे ब्राह्मण जाति का ही बताया है, जिसके पूर्वज पुरोहित थे। हरिवंश में पुष्यमित्र को काश्यप गोत्रीय द्विज भी कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि शुंग पहले मौर्यों के ही पुरोहित थे। अनेक प्राचीन ग्रंथ शुंग आचार्यों का उल्लेख भी करते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में सौंगी पुत्र नामक एक आचार्य का भी उल्लेख है। इस प्रकार शुंग ब्राह्मण पुरोहित ही थे। अशोक द्वारा यज्ञों पर रोक लगा दिए जाने पर उन्होंने
पौरोहित कर्म त्याग कर सैनिक वृत्ति अपना लिया। उनका शस्त्र ग्रहण प्राचीन परंपरा के अनुकूल था। वर्ण धर्म के प्रबल पोषक मनु के अनुसार धर्म पर संकट आने पर ब्राह्मण भी शस्त्र धारण कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसी वंश से संबंधित कण्व राजवंश की स्थापना और उसके विस्तार के बारे में। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अत्यंत निर्बल तथा विलासी था। वह अपने शासन के अंतिम दिनों में अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। हर्षचरित में इस घटना का वर्णन इस प्रकार से हुआ है कि शुंगों के अमात्य वसुदेव ने रानी के वेश में देवभूति की दासी की पुत्री द्वारा स्त्री प्रसंग में अति आसक्त एवं कामदेव के वशीभूत देवभूति की हत्या कर दी थी। विष्णु पुराण में भी इस घटना की पुष्टि हुई है और वो इस प्रकार है। वेशनी शुंग वंश के राजा देवभूति को उसका अमात्य कण्व वसुदेव मारकर पृथ्वी पर शासन स्थापित करेगा। वसुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली यह कण्व अथवा कण्वायन नाम से जाना जाता है। शुंगों के समान यह भी एक ब्राह्मण वंश ही था। वैदिक धर्म एवं संस्कृति की संरक्षण की जो परंपरा शुंगों ने चलाई थी वही परंपरा इस समय भी कायम थी। दुर्भाग्यवश इस वंश के राजाओं के नाम के अतिरिक्त हमें उनके राज्यकाल की किसी भी घटना का विशेष ज्ञात नहीं है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि इस वंश में राजा सत्य और न्याय के साथ शासन करेंगे और पड़ोसियों को दबाकर रखेंगे। वसुदेव ने कुल 9 वर्षों तक शासन किया। उसके पश्चात 3 राजा हुए, भूमिमित्र, नारायण तथा सुशर्मा, जिन्होंने क्रमशः 14, 12 और 10 वर्षों तक अलग अलग राज्य किया। सुशर्मा इस वंश का अंतिम शासक था। वायु पुराण के अनुसार वह अपने आंध्र जातीय भृत शिमुख द्वारा मार डाला गया। सुशर्मा की मृत्यु के साथ ही कण्व राजवंश तथा शासन की समाप्ति हो गई थी। इस वंश के 4 राजाओं ने 75 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक शासन किया था। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली गाथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।